हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आपको पता है हमारी बीएनएस सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हमने अब तक 1 से लेकर 62 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 4 था वो भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम आज बात करेंगे चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 को याद करने के लिए हम उसको 5 ही जो पार्ट्स उसमें डिवाइड कर लेंगे। तो ये बात करेंगे हम चैप्टर 5 की, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट जो है वो रेप के बारे में आपको बता रहा है, रेप के ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है, जिसमें हमारे पास सेक्शन है 63 से कितना 73 तक, ठीक है। सेकंड हम बात करें तो असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। किसी आप लेडी पे यूज करते हैं उसकी लज्जा भंग करने के लिए, तब कौन सा कितने सेक्शन इसमें है 74 से लेकर ये चलेगा आपका 79 तक, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या है, मैरिज। मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में बात की गई है, तो ये 80 से चलेगा आपका कितना 87 तक, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ आएगा मिसकैरेज, गर्भपात, ठीक है। ये चलेगा आपका 88 से लेकर कितना जाएगा 92 तक, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा जाएगा चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंस, और ये जाएगा हमारा 93 से लेकर कितना 99 तक, क्योंकि 100 से हमें पता है मर्डर वाला सेक्शन शुरू हो जाएंगे, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। तो इसको हम 5 इसमें अगर हम ऐसे करके पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद होगा। दूसरा, अगर बीच में से कहीं से आता है तो हमें कम से कम रेंज पता होगी, तो हम जो प्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में उसमें हम आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में। तो सेक्शन 63 हमें इसके बारे में बताता है, अगर आप ये 4 पॉइंट कोई भी व्यक्ति किसी के साथ करता है, कैसे किस तरह की परिस्थिति में करता है वो यहाँ पर बताई गई है, तब वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। तो हम इसके ऊपर क्या आप सब पढ़ ही सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसके जो परिस्थितियां उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर ऊपर वाले काम आप किसी भी इच्छा, महिला की इच्छा के विरुद्ध करते हैं, तब वो रेप की कैटेगरी में आएगा। सेकंड, उस महिला की सम्मति के बिना करते हैं, मतलब उसने आपको कंसेंट नहीं दी, उसके बिना कंसेंट के आप उसके साथ करते हैं। थर्ड, उस महिला की सम्मति से, जब वो ऐसी सम्मति किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहत्या के भय में डालकर प्राप्त की गई है, मतलब वो अपनी कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं दे रही है, वो क्या दे रही है, मृत्यु या उपहत्या के भय में आपने उसे इसमें डाला है और तब प्राप्त की है, ठीक है, तभी भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। फोर्थ, उस महिला की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और इस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह विश्वास करती है कि ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास रखती है। मतलब यहाँ वो कहना चाह रहा है कि ऐसी महिला की सहमति आपने ली है जब वो आपको मान रही है कि हाँ आप उसके वैलिड हस्बैंड है और आपके साथ वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जानते हैं कि आप उसके पति नहीं है, आप छल से वो उसकी कंसेंट ले रहे हैं, ठीक है, तभी भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। फिफ्थ है, उस महिला की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय वो चित्त विकृत या मत्ता के कारण या उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, मतलब वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे कि या तो उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है या उसने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे क्या है वो सोच नहीं पा रही है ढंग से, और उस टाइम आपने क्या है उससे कंसेंट लिया है, और ऐसे कंसेंट जब वो दे रही है तो वो उसके प्रकृति और परिणामों को समझने में क्या है, असमर्थ है। मतलब कोई महिला कहीं पार्टी में गई, आपने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया और उसकी कंसेंट आपको मिल गई और आपने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, तो ये भी रेप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। 6 पॉइंट है, उस महिला की सम्मति से या उसके बिना, जब वो 18 वर्ष से कम आयु की है, अगर आप 18 वर्ष से कम की किसी भी महिला के साथ ये काम करेंगे ऊपर वाले 4 कैटेगरी के, तो आप रेप के ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। लास्ट है 7 पॉइंट, जब वह महिला सहमति संसूचित करने में असमर्थ है, मतलब वो अपनी जो सहमति है कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके 2 स्पष्टीकरण है। तो
स्पष्टीकरण में ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ अपवाद। फर्स्ट कि अगर कोई चिकित्सीय प्रक्रिया, मतलब अगर कोई भी मेडिकल आपका प्रोसीजर हो रहा है उसमें ऐसा कुछ होता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, वो रेप नहीं माना जाएगा। दूसरा, जब कोई पुरुष अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की ना हो, बलात्कार नहीं है। मतलब अगर कोई हस्बैंड अपनी ही वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो 18 वर्ष से कम आयु की है तो भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा, बट अगर वो 18 से ज्यादा की है तब वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार प्री के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब है पनिशमेंट। रेप के लिए पनिशमेंट की बात करता है सेक्शन 64। ये बताता है कि जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय रेप करेगा, बलात्कार करेगा, वो दोनों में से किसी भी भांति के कठिन कारावास से, ठीक है, इसमें सादा कारावास नहीं कठिन कारावास है, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु लाइफ आजीवन कारावास तक हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड में है आपको, मतलब नॉर्मल अगर कोई करता है इनको छोड़ के, तो क्या है आपको पनिशमेंट मिलेगी 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कठिन कारावास होगा। ठीक है, दूसरा, अगर कोई पुलिस अधिकारी है या कोई लोक सेवक है या सशस्त्र बलों का कोई सदस्य है या फिर कोई जेल या प्रतिरक्षण गृह अभिरक्षा का, मतलब जिसमें महिलाएं रहती है और वो उसका क्या इंचार्ज है, इन किसी भी कैटेगरी में आता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। और देखते हैं, इसमें है फिफ्थ में, किसी अस्पताल के प्रबंधन, मतलब हॉस्पिटल का कर्मचारी है तब वहां पर कुछ करता है, महिला का नातेदार है, संरक्षक या अध्यापक के नाते। ठीक है, सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान रेप करता है या किसी महिला से यह जानते हुए कि गर्भवती है, मतलब आप किसी गर्भवती महिला के साथ ये काम करते हैं तो भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। उस महिला के से जो सहमति देने में असमर्थ है, सहमति देने में असमर्थ कौन, जो आपने देखा होगा जैसे रोड पे बहुत सारी लेडीज रहती हैं जो भीख मांगने का काम करती हैं, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त भी होती हैं, तो उनके साथ अगर आप ऐसा काम करते हैं तो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से बलात्कार करेगा या मानसिक या शारीरिक निःशक्त से ग्रसित किसी महिला के साथ रेप करेगा। ठीक है, उसी महिला के साथ बार बार रेप करेगा, मतलब रिपीटिवली आप ये काम करते हैं, तब आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी कठिन कारावास से, जब उसकी अवधि कितनी होगी 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जिससे वह व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दे दिया है कि शेष जितना भी उसका जीवन है वो कहाँ रहेगा, कारावास में ही रहेगा। ठीक है, स्पष्टीकरण में ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं सेक्शन 65, कतिपय मामलों में बलात्कार के लिए दंड। ठीक है, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप करता है, तो अब यहाँ ना ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं कि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ आप रेप करेंगे तो क्या पनिशमेंट होगी, 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी, जिसका क्या है मतलब शेष जीवन आपका कारावास में होगा। और ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। जुर्माना ऐसा लगाया जाएगा और ये जो जुर्माना होगा पीड़िता को संदाय किया जाएगा, मतलब पीड़िता को ये जो जितना भी पैसा है, जितना भी मिलेगा, पीड़िता को दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ हमने बात करी 16 वर्ष से कम आयु की, अगर यही ऑफेंस 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ होगा तो यहाँ पर ऊपर वाला तो पनिशमेंट रहेगा, पर ये मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, सेम बाकी वो ही रहेगा, बस आपको याद रखना है कि 16 वर्ष से कम रखेंगे तब 20 वर्ष से लेकर कितना आजीवन कारावास तक और कठिन कारावास। ठीक है, यहाँ पर भी कितना है वही है, कठिन कारावास 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, और इसमें मृत्युदंड की भी सजा यहाँ पर है। ठीक है, अब है सेक्शन 66, पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। जो कोई धारा 64 के अधीन की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई दंडनीय अपराध करेगा, मतलब अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, सतत मतलब वो एक डेडली पोजीशन में आ जाती है। आपने अरुणा शानबाग का केस सुना होगा, तो उसमें जैसे ऑफेंस था वो पैरालिसिस हो गई थी और वो मतलब अपने उठने में, काम करने में अक्षम हो गई थी और उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी, वो आप केस में पढ़ा होगा आपने। तो उस ऐसी स्थिति में क्या है, कठिन कारावास से 20 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक और मृत्युदंड भी इसमें होगा।
ठीक है। आप एक जगह से लिख भी सकते हैं कि डेथ पनिशमेंट कहाँ कहाँ है। ये भी पिछले बार जो एग्जाम अगर किसी ने दिया होगा तो पता होगा कि ये सेक्शंस भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस में डेथ पेनल्टी दी गई है। ठीक है, 66 हमारा हो गया। अब है 67, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। देखिए पृथककरण हुआ है, यहाँ पर डिवोर्स नहीं हुआ है, सेपरेशन के पीरियड है और हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अगर क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथककरण की डिग्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है उसकी सहमति के बिना मैथुन करेगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 से लेकर 7 ईयर तक का पनिशमेंट कब, जब आप क्या है अपनी वाइफ से अलग रह रहे हैं और उसकी सहमति के बिना करें। सहमत, और ये देखिए ये चार्ज कब लगेगा, जब वो आपकी वाइफ ही आपकी शिकायत करेगी। ठीक है, तो आपने उसकी सहमति के बिना करा है और ये मैरिटल रेप में नहीं आता है। ठीक है, ये वाला वो सेक्शन नहीं है, ये हमारा अभी जो लॉ है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता इस ऑफेंस को, ये अलग चीज है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 68 की। ठीक है, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कोई, अगर आपके प्राधिकार में मतलब कोई अथॉरिटी वाला पर्सन जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं वो आपके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब, जो कोई पहला पॉइंट है प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्विक संबंध रखते हुए या कोई लोक सेवक होते हुए या तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह या अभिरक्षक के स्थान पर या महिलाओं या बालकों या किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए, अस्पताल के प्रबंधन तंत्र या अस्पताल के कर्मचारी विरुद्ध होते हुए। मतलब आप अथॉरिटी में हैं और आपके अंडर कोई काम कर रहा है, चाहे लोक सेवक हो, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे आप जेल में हैं तो जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं आप उसमें उनके साथ वहाँ की महिलाओं के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब ये ऑफेंस यहाँ पर होगा। इसमें पनिशमेंट अगर आप देखें तो 5 to 10 ईयर है, 5 से कम नहीं होगी, 10 ईयर तक की हो सकती है, जुर्माने से भी। ठीक है, इसमें पनिशमेंट आपको याद करनी है। डायरेक्ट जो सेक्शन आते हैं इससे उसमें पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। अब है सेक्शन 69 जो कि नया सेक्शन है और इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर या उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्कार बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति कैसे अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब वो यहाँ कहना चाह रहा है कि आपने किसी महिला को क्या करा, जैसे 2 लोगों की दोस्ती हुई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने और उसने बोला कि हाँ मैं तुमसे विवाह करूंगा और ये वचन दे के आपने उसके साथ क्या करा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करा और आपका क्या है उसको पूरा करने का आशय नहीं है। मतलब आपने उससे सिर्फ झूठ बोला कि हाँ मैं ये करूंगा, क्योंकि आप उसके साथ क्या करना चाहते थे, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए उसको, आपने कोई उससे शादी करने का आपका कोई इरादा नहीं था और आपने ऐसा करा। ये क्या है, रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, रेप की कैटेगरी अलग वहाँ बताई हुई है, वो उसमें अगर फॉल होता है तो वो वहाँ आ जाएगा, बट यहाँ पर ये रेप में नहीं आएगा। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो 10 ईयर की मिलेगी। और इसमें यहाँ पर स्पष्ट किया गया स्पष्टीकरण में कि प्रवंचना पूर्ण साधन कैसे होगा, जैसे कि हम आपको रोजगार देंगे या फिर प्रोन्नति मतलब प्रमोशन का, या पहचान छिपा कर विवाह करने के लिए, पहचान छिपा कर विवाह करने के लिए जैसे बहुत से ना अपनी पहचान छिपा के होते कुछ बताते कुछ है, तभी भी अगर कोई आपको ऐसे विवाह करता है आपके साथ, ठीक है, विवाह करने का वचन देता है और आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो आप ये वाला इस पर सेक्शन लग सकता है और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 10 साल तक की। ठीक है, अब है हमारे पास गैंगरेप। तो इसमें देखिए पनिशमेंट कितनी है, सीधा सीधा पनिशमेंट ही पूछा जाता है, तो 20 साल से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। ठीक है, और अगर यही गैंगरेप होता है किसके साथ, 18 वर्ष से कम आयु के साथ कि कोई महिला है उसके साथ अगर किया जाता है तो यह मृत्युदंड से भी दंडित किया जाएगा, आजीवन कारावास और मृत्युदंड। ठीक है, ये इसके सेकंड पॉइंट में है। और अगर वो इससे ज्यादा एज की है तो कितना है, 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट ऐसे बन सकते हैं यहाँ से। अब है सेक्शन 71 पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए दंड। पुनरावृत्ति करता मतलब जो बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही ऑफेंस को, मतलब पहले रेप के चार्ज में आए फिर दोबारा से वही कर रहे हैं, फिर तो उसमें बोला है जो कोई धारा 64, 65, 66
और 70। इसमें कौन कौन सी धारा है नहीं है, देखिए 67 नहीं है, 68 नहीं है, 69 नहीं है। 3 सेक्शन से अगर हम पीछे देखें 69 67 देखिए, क्योंकि ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, ये रेप की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए इनको हटा दिया है इसमें से ना 70 प्रवेशनापूर्व। तो ये सब क्या है, रेप में नहीं आ रहा है, फिर सीधे 70 आ गया। इसके लिए क्या है, आप पूर्व में दंडित किए जा चुके हैं, मतलब इसके लिए आपको पहले पनिशमेंट मिल चुकी है और फिर दोबारा से आप यही ऑफेंस करते हैं और आपको दोषी ठहराया जाता है, तो फिर आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, आजीवन कारावास से लेकर, जिसमें आप शेष प्रकट जीवन काल के लिए कारावास है और या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 72 कतिपय अपराधों आदि में पीड़ित व्यक्ति की पहचान का स्पष्टीकरण। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, जैसे निर्भया का ही था और भी बहुत सारे केस हैं, जैसे उसमें क्या होता है कि पीड़िता की पहचान को प्रकट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जिससे उसको कोई और नाम दे देते हैं, जैसे निर्भया में ही था, अलग नाम लोगों ने उसे दे दिया। तो उससे क्या होता है कि एक तो सारे समाज में उसको जो एक बोलते हैं ना, मतलब लोग अच्छे भाव से नहीं देखते, तो उसको उस चीज से बचाने के लिए कि पूरे दुनिया में ये सब ना जाए, जिन्हें उसका फोटोग्राफ ना जाए, उसके परिवार को ह्यूमिलेट नहीं किया जाए, तो उससे बचाने के लिए सिर्फ ये है कि उसकी पहचान को प्रकट ना किया जाए, जो फाइल वगैरह है वहीं तक सीमित रहे, और जो ये टीवी न्यूज चैनल्स हैं या कुछ मीडिया हाउस जो पब्लिश करते हैं, तो वो सब उसको प्रकट ना करें। ठीक है, जो कोई किसी नाम या अन्य बातों को जिससे किसी पीड़ित की पहचान हो सकती है, और जो सेक्शन कौन सा 64 65 ये रेप वाले जितने सेक्शन से मुद्रित या प्रकाशित करेगा, ठीक है, पब्लिश करोगे अगर आप, तो कितनी पनिशमेंट है, 2 ईयर तक की। ठीक है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें अपवाद के तौर पर अगर हम यहाँ देखें तो पुलिस थाने के बारसागत अधिकारी, अन्वेषण करने वाले अधिकारी जो है, अगर सद्भावपूर्वक कार्य करते हैं और उनके द्वारा कोई लिखित आदेश के अधीन अगर नाम लिखा जाता है, तो फिर कोई बात नहीं है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से, मतलब अगर खुद ही पीड़ित व्यक्ति जो पीड़ित है वो खुद समाज के सामने आके अपने लिए न्याय मांगना चाहती है, तो भी ये फिर ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। जहाँ पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह बालक या विकृचित है, जहाँ पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से, मतलब जो पीड़ित है उसकी डेथ हो गई है या फिर वो बच्चा है खुद अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है, तो जो उसके जो रिलेटिव है उनका अगर रिटर्न में कंसेंट है वो भी आप कर सकते हैं। ये 3 इसके अपवाद हो गए। ठीक है, और वरना इसके बिना आप इसको मुद्रित और प्रकाशित नहीं कर सकते। कितनी पनिशमेंट हो गई, 2 साल की। ठीक, नेक्स्ट है कि 73 अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। ठीक है, जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट अपराधों की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में जो कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना, मतलब अगर आपको देखिए ऐसा कुछ पब्लिश करना है ना, तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, न्यायालय की पूर्व परमिशन लेनी पड़ेगी, न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी कि उसे प्रकाशित और मुद्रित किया कर सकते हैं नहीं। ठीक है, उसके बिना अगर आप करेंगे तो 2 साल की पनिशमेंट है। तो इसमें देखिए आपको सेम ही हो गया, यहाँ पर भी 2 साल की है और यहाँ पर भी 2 साल की, तो दोनों में सेम पनिशमेंट है, 2 साल की। ठीक है, और इसका स्पष्टीकरण ये है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में, देखिए जो हमारे बहुत सारे लॉ है बाद में क्या होते हैं, वो पब्लिश होते हैं, बाद में जब उसको पब्लिश किया जाता है तो उसको इस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार भी अपनी वेबसाइट पर भी तो प्रकाशित करेगी ना, तो वो इसमें नहीं काउंट होगा। अब है यहाँ महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में, इसको आज यहीं तक रखते हैं टॉपिक को, और यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।